हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग जिस थिंकर के बारे में चर्चा करने वाले हैं उनका नाम है जेफ्री सी अलेक्जेंडर। जब भी समाजशास्त्र में नव प्रकारवाद अर्थात न्यू फंक्शनलिज्म की बात होती है तो जेफ्री सी अलेक्जेंडर एक ऐसा नाम है जो कि प्रमुख हो जाता है। समाजशास्त्र के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, चाहे वो यूजीसी नेट का हो या फिर हायर का हो या पीजीटी हो या फिर सीयूईटी हो, पीएचडी एंट्रेंस हो, जो भी एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव, उनमें जेफ्री सी अलेक्जेंडर का जो नाम है वो एक महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। और सिर्फ इन्हीं थिंकर की बात हम नहीं करेंगे, बल्कि समाजशास्त्र से संबंधित अगर कोई भी थिंकर है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैम क्या ये सिलेबस में है या नहीं है। तो इसलिए आप लोग कभी इस बात को हल्के में ना लिया करिए कि अच्छा इनका नाम तो है ही नहीं है हमारे सिलेबस में, तो हमको इनको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। समाजशास्त्र से संबंधित यदि कोई विचारक है, कोई समाजशास्त्री है, कोई मानव शास्त्री है, हमें उन्हें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमसे वो किसी न किसी रूप में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे जेफ्री सी अलेक्जेंडर की यदि बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये आज भी हमारे बीच में हैं और आज हम लोग इनके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग इनकी इमेज देख सकते हैं, ये हैं जेफ्री सी अलेक्जेंडर। आज हम लोग ये समझेंगे कि आखिर में समाजशास्त्र में इन्हें क्यों जाना जाता है, क्यों पढ़ा जाता है, इनकी प्रमुख योगदान कौन कौन से हैं समाजशास्त्र में, साथ ही इनके जो जर्नल हैं या आर्टिकल हैं या फिर इनकी बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जेफ्री चार्ल्स अलेक्जेंडर, जिन्हें हम लोग जेसी अलेक्जेंडर कहते हैं। इनका जन्म 1947 में हुआ था। तो ये सन तो बहुत आसान है हमें याद रखना, क्योंकि हमारा देश भी आज़ाद इसी वर्ष में हुआ था। ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं और एक प्रमुख सामाजिक सिद्धांतकार हैं। वे सांस्कृतिक समाजशास्त्र के स्कूल के संस्थापक व्यक्ति हैं। हो सकता है न्यू फंक्शनलिज्म के नाम से आप लोग इनको जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट ये भी आप लोगों को मिल रहा है कि सांस्कृतिक समाजशास्त्र अर्थात कल्चरल सोशियोलॉजी जो है, इस स्कूल के ये संस्थापक व्यक्ति हैं, जिसे वे मजबूत कार्यक्रम के रूप में संदर्भित करते हैं। इनके कैरियर की बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो उनका जन्म 30 मई 1947 को मिलवॉकी विस्कॉन्सिन में हुआ था। अलेक्जेंडर ने 1969 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से कला स्नातक की डिग्री और 1978 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री प्राप्त की। वह मूल रूप से मार्क्सवादी समाजशास्त्र में रुचि रखते थे और फ्रेड ब्लॉक के काम और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पत्रिका में बहस का अनुसरण करते थे। तो इनका जो प्रारंभिक रुझान रहा वो मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव में ज़्यादा रहा। बाद में आप सभी को पता है कि ये न्यू प्रकारवाद की तरफ आते हैं। तो न्यू प्रकारवाद की तरफ आने का इनका रीज़न क्या था, ये मार्क्सवादी जो विचारधारा है उससे भी प्रभावित थे और प्रकारवाद को ये देख ही रहे थे। तो इन दोनों को मिला जुला के और फिर इन्होंने एक नया रास्ता निकाला, नव प्रकारवाद। हालांकि उसके बारे में भी इन्होंने कुछ कथन कहे हैं, उससे भी ये असंतुष्ट रहे, उसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उन्होंने नील स्मेल्सर, सारे नाम आप लोगों को पता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये किसके समकालीन रहे। नील स्मेल्सर, रॉबर्ट एन बेल्ला और लियो लोवेंथल के साथ काम किए थे। ये सभी उनके शोध प्रबंध समिति में थे, जिसके अध्यक्ष बेल्ला थे, जो टालकट पार्सन्स के पूर्व छात्र थे। तो टालकट पार्सन्स के पूर्व छात्र जो हैं वो बेल्ला हैं, रॉबर्ट एन बेल्ला, और जो इनकी शोध प्रबंध समिति थी उसके अध्यक्ष थे। ओके, अलेक्जेंडर का शोध प्रबंध जो था वो किस टॉपिक पे था, समाजशास्त्र में सैद्धांतिक
तर्क। ये 4 खंडों के एक सेट के रूप में प्रकाशित हुआ था। इस 4 खंडों के बारे में भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि ये जो नाम है ये किस थिंकर से जुड़ा हुआ है, या फिर इनकी बुक जो थी वो कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। तो ये 4 खंडों में ये बुक आती है, समाजशास्त्र में सैद्धांतिक तर्क। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये 4 खंड कौन कौन से थे। तो जो पहला था उसका उपशीर्षक था पॉजिटिविज्म, प्री सपोजिशंस एंड करंट कंट्रोवर्सीज। ये मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, पॉजिटिविज्म, प्री सपोजिशंस एंड करंट कंट्रोवर्सीज। खंड दो था वो उसकी हम लोग शीर्षक देख लेते हैं क्या था। द एंटीमीनीज ऑफ क्लासिकल थॉट, मार्क्स एंड दरखीम। द एंटीमीनीज ऑफ क्लासिकल थॉट, मार्क्स एंड दरखीम। खंड 3 का हम लोग देख लेते हैं कि शीर्षक क्या था। द क्लासिकल अटेम्प्ट एट थ्योरेटिकल सिंथेसिस, मैक्स वेबर। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। और खंड 4 का उपशीर्षक जो था वो था द मॉडर्न रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासिकल थॉट, टैलकट पार्सन्स। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी इसको लिख दिया है। ये इनकी जो बुक है वो 4 खंडों में आती है और चारों खंडों के नाम अभी आप लोगों को पता चल चुका है। उस समय कई सिद्धांतकार एक दशक की आलोचनाओं के बाद पार्सन्स को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे थे। तो ये हम देखेंगे कि एक जो ग्रैंड थ्योरी आई थी टालकट पार्सन्स की, और उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए उनके ही शिष्य जो रॉबर्ट किंग मर्टन थे, उन्होंने उनकी खुद की ग्रैंड थ्योरी को नकार दिया था और उन्होंने कहा कि हमें एक मिड रेंज थ्योरी अर्थात मिडिल रेंज थ्योरी की ज़रूरत है। छोटी छोटी थ्योरी से हम समाज को समझ सकते हैं, ना कि एक ही थ्योरी को हम पूरे समाज पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तरह से टालकट पार्सन्स का जो प्रभाव था वो ख़त्म हो रहा था, और काफ़ी समय बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लगभग एक दशक अर्थात 10 वर्षों के बाद ये पार्सन्स को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने 1974 से 2001 में येल विश्वविद्यालय में शामिल होने तक कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में काम किया था, जहां 2008 तक वे समाजशास्त्र के लिए लिलियन चेवेंसन सैडन प्रोफेसर और सांस्कृतिक समाजशास्त्र केंद्र के सह निदेशक हैं। अलेक्जेंडर ने 10 पुस्तकों का लेखन या सहलेखन किया है। वह सोशियोलॉजिकल थ्योरी पत्रिका के संपादकों में से एक थे, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और वह वर्तमान में अमेरिकन जर्नल ऑफ कल्चरल सोशियोलॉजी के सह संपादक हैं। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कल्चरल सोशियोलॉजी से भी जेफरी सी अलेक्जेंडर का नाम जो है वो हम जोड़ के देखते हैं। उन्हें मेलबर्न के ला ट्रोब विश्वविद्यालय और आयरलैंड के डबलिन विश्वविद्यालय कॉलेज से मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली। 2004 में उन्होंने सांस्कृतिक समाजशास्त्र में सर्वश्रेष्ठ लेख के लिए क्लिफोर्ड किड्स पुरस्कार जीता, और 2008 में उन्होंने सांस्कृतिक समाजशास्त्र में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए मैरी डगलस पुरस्कार जीता। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सैद्धांतिक लेख के लिए अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के थ्योरी सेक्शन से 2007 का थ्योरी पुरस्कार भी मिला है। 2009 में उन्हें इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा समाजशास्त्र में फाउंडेशन मैटेई डोगन पुरस्कार मिला, जो पेशे में बहुत उच्च स्तर के विद्वान और उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाले जो लोग होते हैं उनको आजीवन उपलब्धियों के सम्मान में हर 4 साल में दिया जाता है। जेफरी अलेक्जेंडर के उल्लेखनीय छात्रों में रोनाल्ड जैकब्स, फिलिप स्मिथ, आइजैक रीड, मैथ्यू नॉर्टन और एलिजाबेथ ब्रिस शामिल हैं। अब हम लोग इनकी जो थ्योरी है 9 प्रकार्यवाद या 9 प्रकार्यात्मकता, उसको हम लोग देखते हैं। तो समाजशास्त्र में 9 प्रकार्यात्मकतावाद जेफरी सी अलेक्जेंडर द्वारा टालकट पार्सन्स के विचार के पुनरुत्थान का प्रतिनिधित्व करता है। जो 9 प्रकार्यात्मकता को
5 केंद्रीय प्रवृत्तियों के रूप में देखते हैं। तो ये 5 जो इनकी कहते हैं कि जो 9 प्रकार्यात्मकता है या न्यू फंक्शनलिज्म है, उसमें हम 5 प्रवृत्तियाँ देखते हैं। तो ये पांचों कौन सी हैं वो हम लोग देख लेते हैं। प्रकार्यात्मकता का ऐसा स्वरूप सृजित करना जो बहुआयामी हो, अर्थात मल्टी डायमेंशनल हम इसके बारे में सोच सकें, तथा जिसमें विश्लेषण के सूक्ष्म के साथ साथ बृहद स्तर भी शामिल हो। तो जैसे कि जब टालकट पार्सन्स की बात करेंगे तो हम बृहद स्तर की बात करेंगे, लेकिन जब अलेक्जेंडर आते हैं तो ये इसको सूक्ष्म के साथ साथ बृहद दोनों का मिला जुला रूप ये आगे ले आते हैं। प्रकार्यात्मकता को बाईं ओर ढकेलना और आधुनिकता के बारे में पार्सन्स के आशावाद को अस्वीकार करना। तीसरा पॉइंट है प्रकार्यात्मक विश्लेषण में अंतर्निहित लोकतांत्रिक जोर के लिए तर्क देना। अगला पॉइंट है कि संघर्ष अभिविन्यास को शामिल करना। ऐसा नहीं कह सकते कि समाज में संघर्ष होता ही नहीं है, तो जो संघर्ष का हमें पैटर्न दिखता है उसको भी हम शामिल करेंगे, हालांकि उसको हम अलग तरीके से समझेंगे। अनिश्चितता और अंतःक्रियात्मक रचनात्मकता पर जोर देना। तो ये 5 इनके पॉइंट थे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। जबकि पार्सन्स ने लगातार अभिनेताओं को विश्लेषणात्मक अवधारणाओं के रूप में देखा, अलेक्जेंडर ने कार्रवाई को ठोस, जीवित, सांस लेने वाले व्यक्तियों की गति के रूप में परिभाषित किया, क्योंकि वे समय और स्थान के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं। तो जो एक व्यक्ति होता है वो एक चूँकि लिविंग थिंग है, ऐसा नहीं हम कहेंगे कि वो तो निर्जीव है तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम उसकी भी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अगर कभी कोई ठान ले कि मुझे कुछ करना है तो अपने रास्ते खुद बना लेते हैं, चाहे जितनी भी दिक्कतें हों। तो इसके अलावा वह तर्क देता है कि हर क्रिया में स्वतंत्र इच्छा का एक आयाम होता है, जिसके द्वारा वह प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की कुछ चिंताओं को शामिल करने के लिए कार्यात्मकता का विस्तार कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब अभी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की बात आती है तो हमें ऐसा लगता है कि वो ब्लूमर होंगे, नहीं तो मीड होंगे, नहीं तो कूले होंगे, कुछ इसी तरीके के थिंकर्स याद आते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ बातों को समझना ज़रूरी है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के किस रेफरेंस में बात की जा रही है, तो इससे कौन से थिंकर जुड़े हो सकते हैं। अब इनके कल्चरल सोशियोलॉजी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में अलेक्जेंडर का काम सांस्कृतिक समाजशास्त्र की ओर मुड़ गया। इस सांस्कृतिक मोड़ की कुंजी पार्सोनियन संरचनात्मक कार्यात्मकता के साथ जुड़ाव से एमिल दुर्खीम के बाद के कार्यों को फिर से पढ़ने की ओर जोर देना था, जिसमें सांस्कृतिक प्रणालियों में गहरी रुचि थी। दुर्खीम के धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप अलेक्जेंडर के विचार के लिए महत्वपूर्ण थे, जैसे कि टोटमवाद का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, जो इन्होंने ये अरुणता जनजातियां थीं उन पे इनका अध्ययन रहा है। तो ये अलेक्जेंडर जो हैं वो दुर्खीम को भी देख रहे थे और पार्सन्स को भी देख रहे थे, क्योंकि इस काम में दुर्खीम उन तरीक़ों का विश्लेषण करते हैं जिनसे सामूहिक प्रतिनिधित्व उभर कर आते हैं। जो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव की बात आती है, तो कैसे एक टोटम जो होता है वो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरीके से ये जो सारी जब फैक्ट्स ये पढ़ते हैं तो इनका कल्चर की तरफ भी एक रुझान जाता है, और ये कहते हैं कि किस प्रकार से जो दुर्खीम ने जो डिस्क्राइब किया है, तो वो देखते हैं कि इसके कारण जो टोटम हमें दिखता है उसके कारण, या जो भी एक मैक्सिमम टोटम का ही इफ़ेक्ट इन्होंने कहा है कि जिससे सामूहिक प्रतिनिधित्व जो है उभर कर आता है और काम करते हैं। साथ ही साथ एकजुटता बनाए रखने और समाज के मानदंडों और मूल्यों को मंडली में दोहराने में अनुष्ठानों की भूमिका का भी विश्लेषण करते हैं। तो ये एमिल डर्कहाइम से भी प्रभावित हैं
पार्सन से भी प्रभावित हैं। इसलिए जब भी अगर कभी जेफरी सी अलेक्जेंडर के बारे में अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि ये ऐसे थिंकर रहे हैं जो कि पार्सन्स और दुर्खिम दोनों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, इन पे प्रभाव दिखता था। ओके, अलेक्जेंडर विशेष रूप से दुर्खिम के सुझाव को उठाते हैं कि आदिवासी समाजों में देखी जाने वाली धार्मिक प्रक्रियाएं आधुनिक समाजों में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। भले ही आधुनिक समाज खुद को तर्कसंगत और धर्मनिरपेक्ष मानते हों, अलेक्जेंडर का दावा है कि उनके नागरिक जीवन और प्रक्रियाएं सामूहिक प्रतिनिधित्व, मजबूत भावनात्मक संबंधों और विभिन्न आख्यानों द्वारा समर्थित हैं, जो आदिवासी समाजों की तरह ही समाज को बताते हैं कि वह क्या मानता है और वह किन मूल्यों को पवित्र मानता है। तो आज भी चाहे अगर हम देखें, लोग कितने भी शिक्षित हो चुके हैं, कितने भी तार्किक हो गए हैं, हर जो भी घटना घटती है उसमें तर्क को ढूंढते हैं, या फिर ये कहें कि धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं कि हम किसी रिलीजन को नहीं मानते हैं, बल्कि सारे धर्म हमारे लिए एक समान हैं। लेकिन जब बात आती है कि समाज में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो लोग ये समझने लगते हैं कि आखिर में हम ऐसा करेंगे तो समाज क्या कहेगा, या हम ऐसा नहीं करेंगे तो समाज क्या कहेगा। तो ये जो है समाज में जो मूल्य हैं, इनकी जो मान्यता है वो बरकरार रहती है। अलेक्जेंडर संस्कृति के समाजशास्त्र और सांस्कृतिक समाजशास्त्र के बीच भी अंतर करते हैं। ये जो संस्कृति का समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर और कल्चरल सोशियोलॉजी, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस करते हैं। संस्कृति का समाजशास्त्र संस्कृति को एक आश्रित चर के रूप में देखता है, अर्थात उसके बदलने से जो हमें समाज का पैटर्न है वो भी बदलेगा, दिखाई देगा। यानी अर्थव्यवस्था या ब्याज भारित राजनीति जैसे अतिरिक्त सांस्कृतिक कारकों का एक उत्पाद, जबकि सांस्कृतिक समाजशास्त्र जो है उस संस्कृति को अधिक स्वायत्तता के रूप में देखता है और आंतरिक अर्थों को अधिक महत्व देता है। तो अगर हम संस्कृति के समाजशास्त्र की बात करें तो यहाँ पे अलेक्जेंडर ये कहते हैं कि हम चाहे अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, चाहे हम राज्य व्यवस्था की बात करेंगे, हर किसी को हम संस्कृति से जोड़ के देखेंगे। लेकिन जब सांस्कृतिक समाजशास्त्र की बात आती है तो ये कहते हैं कि इसको हम एक स्वतंत्र या ये कहें कि स्वायत्त एजेंसी के रूप में हम देखते हैं, और ये जो है इसका आंतरिक अर्थों में, अर्थात जैसे कि मूल्यों के रूप में या मानदंडों के रूप में इसका महत्व ज़्यादा होता है। दूसरे शब्दों में अलेक्जेंडर की सांस्कृतिक समाजशास्त्र की अवधारणा मानती है कि विचारों और प्रतीकात्मक प्रक्रियाओं की सामाजिक संस्थाओं, राजनीति और संस्कृति पर स्वतंत्र प्रभाव हो सकता है। अलेक्जेंडर इस समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को तत्कालीन प्रमुख बॉर्डिसियन समाजशास्त्रीय ढांचे से दृढ़ता से अलग करता है, जो सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को सत्ता संघर्षों और अंततः भौतिक असमानता में अंतर्निहित मानता है। इन्होंने कल्चरल ट्रॉमा की बात की है, अर्थात सांस्कृतिक आघात क्या होता है, तो ये भी हम लोग समझ लेते हैं। ये इनके सारे की टर्म्स हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उनके पहले दो लेखों को आघात के विषय के साथ उनके अधिक प्रत्यक्ष जुड़ाव के अग्रदूत के रूप में देखा जा सकता है। एक में वह दर्शाते हैं कि पश्चिमी समाजों के लिए, अर्थात जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या वेस्टर्न सोसाइटी जो है, इनके लिए सर्वनाश को सार्वभौमिक रूप से सार्वभौमिक बुराई के रूप में तुरंत नहीं माना गया था। तो जो अभी हमको ये दिखता है कि किस तरीके से सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, कल्चर किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो इसको तुरंत नहीं माना गया था कि जो पैटर्न वेस्टर्न कल्चर में चेंज हो रहे थे वो एक बुरे परिणाम देंगे। इसके बजाय इसे वर्णन और संकेत की एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से इस तरह से निर्मित किया गया था। दूसरे में वह दर्शाते हैं कि वाटरगेट संकट को मूल रूप से अमेरिकी समाज द्वारा एक मामूली घटना से ज़्यादा नहीं माना गया था।
यहाँ भी घटना को सांस्कृतिक रूप से वर्णित किया जाना था और अमेरिकी समाज के मूल मूल्यों से समझौता करने के रूप में निर्मित किया जाना था, जो पहले से एक सांसारिक गलती समझी गई थी, उसे एक पूर्ण घोटाले में बदल के दिया गया था। तो ये वाटरगेट संकट क्या है, ये आप लोग थोड़ा सा गूगल करिएगा। इससे कम से कम आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा जो आप लोगों का नॉलेज है वो ये कहेंगे कि एनरिच होगा या ये कहेंगे कि बढ़ेगा। तो वाटरगेट क्राइसिस क्या था, ये अमेरिका में आया था। इसको एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। ओके, अधिक सामान्य रूप से अलेक्जेंडर सांस्कृतिक आघात को सामाजिक विचार में सामान्य आघात से अलग करते हैं। यहाँ पे वाटरगेट संकट की बात मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन की है क्योंकि अगर बात ये आ गई कभी एग्ज़ाम में कि किस समाजशास्त्री ने या फिर कौन ऐसे समाजशास्त्री हैं जो इस फैक्ट से रिलेटेड हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, इन्होंने जो सांस्कृतिक आघात है अर्थात कल्चरल ट्रॉमा है, इसको सामान्य जो आघात होता है इससे अलग करके समझते हैं। जो सामान्य आघात होता है इस विचार को संदर्भित करता है कि कुछ घटनाएं उन व्यक्तियों के लिए स्वाभाविक रूप से दर्दनाक होती हैं जो उन्हें अनुभव करते हैं। अब भाई मान लीजिए कि हमारे साथ कोई घटना घट रही है तो उसका जो दर्द होगा वो हमें फील होगा, ना कि हमसे बाकी जो लोग हैं जुड़े हुए उनको वो दर्द एहसास नहीं होगा जो कि मुझे होगा। उदाहरण के लिए मनोविज्ञान में आघात का विचार होता है। हालांकि सांस्कृतिक आघात दृष्टिकोण यह नहीं मान सकता है कि कोई भी घटना चाहे वह कितनी भी भयावह क्यों न हो उस समूह के लिए आघात में बदल जाएगी जो इसका सामना करता है। तो जो कल्चरल ट्रॉमा होता है उसको हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पूरे जो समाज है उस पूरे समाज के लिए एक आघात के रूप में दिखाई देता है। जैसा कि अलेक्जेंडर बताते हैं, यहाँ पे इन्होंने सांस्कृतिक आघात के बारे में बताया है कि सांस्कृतिक आघात तब होता है जब एक समूह के सदस्यों को लगता है कि उनके साथ एक भयावह घटना हुई है जो उनकी समूह चेतना पर अमिट निशान छोड़ती है, उनकी यादों को हमेशा के लिए अंकित करती है और उनके भविष्य की पहचान को मौलिक और अपरिवर्तनीय तरीके से बदल देती है। तो अभी जितने भी हम लोग चाहे वो हम देखें कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम देखें, वैश्विक स्तर पे हम देखें, तो चाहे वो यूक्रेन की घटना देख लें या फिर सीरिया में जो घटनाएं हुई या फिर इजराइल में जिस तरीके का माहौल दिखता है, तो ये हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जब दूसरे लोग आके और हमें कम्प्लीटली चेंज करना चाहते हैं तो वो हमें एक कल्चरल ट्रॉमा या सांस्कृतिक आघात के रूप में दिखता है कि हमारी पूरी की पूरी आइडेंटिटी ही चेंज करने की कोशिश की जाती है या पूरा हमारा भविष्य जो है वो खतरे में नज़र आता है, पूरा भविष्य ही हमारा चेंज करने की कोशिश की जाती है। इन्होंने सोशल परफॉर्मेंस के बारे में बात की है, सामाजिक प्रदर्शन, इसको हम लोग देख लेते हैं। 2000 के दशक के मध्य में अलेक्जेंडर ने उन तरीकों की ओर ध्यान आकर्षित किया जिनसे अभिनेता अर्थात जो एक्टर होता है, हम सभी एक्टर हैं, कुछ ना कुछ एक्टिंग करते हैं, एक्ट ही कर रहे हैं समाज के सामने, तो सामाजिक या सांस्कृतिक प्रदर्शन बनाते हैं जो सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभिनेता व्यक्तिगत रूप से या संगीत कार्यक्रम में दूसरों के लिए अपनी सामाजिक स्थिति का अर्थ प्रदर्शित करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जो भी एक्ट करते हैं वो सामने वाले जो हैं उन्हीं को समझाने के लिए ही करते हैं, उन्हीं को अपनी बात समझाना, अपनी फीलिंग समझाना या लोग हमारे बारे में क्या सोचें वो बताने के लिए हम करते हैं। अलेक्जेंडर का दावा है कि अभिनेता इस बात की बहुत परवाह करते हैं कि दूसरे लोग उनके द्वारा बताए गए अर्थों पर विश्वास करें और इस उद्देश्य से वे यथासंभव प्रामाणिक दिखने वाले प्रदर्शन बनाने का प्रयास करते हैं।
तो जैसे कि अगर हम आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग ये ऐसे पढ़िएगा या फिर इस तरीके से अपनी तैयारी कीजिए, तो हमें ये बताना भी पड़ता है, एक प्रमाण भी देना पड़ता है कि इसके क्या रिजल्ट आ सकते हैं या क्या ये रियल में सही वैसे ही कोरिलेट होता है या नहीं होता है। ऐसा करने के लिए वे अलेक्जेंडर द्वारा सांस्कृतिक व्यावहारिकता कहे जाने वाले कार्यों में संलग्न होते हैं और सामाजिक प्रदर्शन के विभिन्न तत्वों का उपयोग करते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व की प्रणालियाँ, ये सारे के सारे सामाजिक प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न तत्व होते हैं। प्रतीकात्मक उत्पादन के साधन, मिज एंड सीन व्यवस्था, ये एक थिएटर प्रोडक्शन की तरह होता है। ओके। अलेक्जेंडर का दावा है कि आदिवासी समाजों में सांस्कृतिक प्रदर्शन के विभिन्न तत्व जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और सामूहिक अनुष्ठानों में नियोजित होते थे, जिसमें पूरी जनजाति भाग लेती थी और उसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते थे, उन्हें डायरेक्टली फील करते थे, उसको महसूस करते थे। आधुनिक समाजों में ये विभिन्न तत्व जो हैं वो विलीन हो गए हैं वेबर के क्षेत्र विभेदन के अनुसार, और इस कारण से जो अभिनेता प्रामाणिक दिखना चाहते हैं उन्हें विभिन्न प्रदर्शनों की सूची का उपयोग करना चाहिए। अलेक्जेंडर के शब्दों में ये एक कथन है, उसको हम लोग देखते हैं। फ्यूजन एक प्रदर्शन में वह क्षण होता है जब विभिन्न तत्व एक साथ जुड़ते हैं, एक प्रभावी प्रदर्शन करते हैं और अंततः दर्शकों को अभिनेताओं के साथ मनोवैज्ञानिक पहचान की ओर ले जाते हैं। तो फ्यूज़न का मतलब ये होता है कि कई सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ मिलती हैं, तो इसको हम फ्यूजन कहते हैं। ओके। तो इन्होंने कहा कि अभी जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हम लोग मूवी देखते हैं तो क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है, इतना इमोशनल सीन होता है कि हम लोग रो देते हैं या अपने कैरेक्टर को हम उसमें फिट करके उसको महसूस करते हैं कि सामने वाला जो एक्ट कर रहा है उसको आखिर में कैसा लग रहा है वह हम महसूस कर सकते हैं। तो ये जो होता है यही ये कहते हैं कि ये एक प्रदर्शन से उत्पन्न होता है और ये जो दर्शक होते हैं, सामने वाला जो है उसको जो एक्ट कर रहा है अर्थात जो एक्टर है उससे जोड़ सकते हैं। एक असफल प्रदर्शन वह होगा जिसे दर्शक अप्रामाणिक मानेंगे, अर्थात एक कोई मान लीजिए हमारे सामने एक्ट कर रहा है या कुछ भी बोल रहा है और वो उसकी बातें पूरी कंप्लीटली बेसलेस हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो हम यही कहेंगे क्या फेंक रहा है, ऐसे झूठ मूठ का कुछ भी बोलता है, इसका तो काम ही ऐसा है। तो एक असफल प्रदर्शन वह होता है जिसे दर्शक अप्रामाणिक मानेंगे और अभिनेताओं द्वारा वांछित पहचान की भावना जो है वो विकसित नहीं हो पाएगी या नहीं करेंगे। ओके। इन्होंने आइकॉनिक कॉन्शियसनेस की बात की है, प्रतिष्ठित चेतना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सामूहिक चेतना की कौन बात करता है, ये एमएल दरखाइम करते हैं, लेकिन प्रतिष्ठित चेतना की बात जेफरी सी अलेक्जेंडर करते हैं। हाल के वर्षों में अलेक्जेंडर ने संस्कृति के भौतिक पहलुओं की ओर ध्यान केंद्रित किया है। सांस्कृतिक समाजशास्त्र के अपने विशिष्ट पहलू को सौंदर्य शास्त्र और विशेष रूप से प्रतीकों की ओर बढ़ाया है। तो यहाँ पे आप लोग ये भी देख सकते हैं कि सौंदर्य शास्त्र से भी इनका नाम जोड़ के हम देखते हैं। जैसा कि वह इसे परिभाषित करते हैं, प्रतीकात्मक चेतना तब होती है जब एक सौंदर्यपूर्ण रूप से आकार की भौतिकता सामाजिक मूल्य को दर्शाती है। इस सौंदर्य सतह के साथ संपर्क चाहे दृष्टि, गंध, स्वाद, स्पर्श द्वारा हो, एक कामुक अनुभव प्रदान करता है जो अर्थ संचारित करता है। तो इन्होंने जो एक प्रतिष्ठित चेतना है इसको एक सौंदर्य के रूप में जो है ये किस तरीके से परिभाषित करते हैं वो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। संस्कृति के विभिन्न समाजशास्त्रों के विपरीत जो दृश्य या सामग्री को मिथ्यात्व या गिरावट के रूप में देखते हैं,
अलेक्जेंडर प्रतीकात्मक सामूहिक प्रतिनिधित्व की दुर्खिमियन धारणा पर तर्क देते हैं कि जिस तरह से संस्कृति संचालित होती है, मूल्यों को स्थापित करने और फिर से बनाने में आंतरिक रूप से प्रतीकात्मक भौतिक रूपों से जुड़ी होती है। अलेक्जेंडर के दृष्टिकोण का अनुसरण करने वाले अध्ययनों ने उदाहरण के लिए उन तरीकों पर ध्यान दिया है जिसमें वास्तुकला एक गहरे अर्थ संरचना में अंतर्निहित है और उस समाज के साथ गहरी भावनात्मक प्रतिध्वनि है जो उन्हें अक्सर देखते हैं। तो वास्तुकला से सौंदर्य शास्त्र को जोड़ के देखते हैं। ओके, ये भी हम कह सकते हैं कि संस्कृति से भी जोड़ के देखते हैं, क्योंकि वास्तुकला जो होती है वो हमारे कल्चर से भी रिलेटेड होती है। अन्य लोगों ने प्रतिष्ठित चेतना के विचार को मशहूर हस्तियों के दायरे में विस्तारित किया है और उन तरीकों की खोज की है जिसमें मशहूर जो हस्तियां होती हैं एक तरफ से एक आकर्षक सौंदर्यवादी सतह पेश करती हैं और दूसरी ओर दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होने वाले गहरे अर्थों का एक स्थान बताती हैं। तो अगर हम अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो एक हाई क्लास के हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें, सेलिब्रिटीज़ को हम देखते हैं या बड़े बड़े जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, तो उनको हम इस एग्जाम्पल में फिट कर सकते हैं। इन्होंने परफॉर्मेटिव रिवोल्यूशंस की बात की है, अर्थात प्रदर्शनात्मक क्रांति। ये क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं। मिस्र की क्रांति के बाद अलेक्जेंडर ने सांस्कृतिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से क्रांतिकारी महीनों का अध्ययन किया है, जिसमें उन्होंने अपने कुछ पिछले सिद्धांतों को लागू किया ताकि यह समझा जा सके कि प्रदर्शनकारियों, पत्रकारों, ब्लॉगर्स और सार्वजनिक अभिनेताओं द्वारा किए गए विभिन्न विरोधों ने आखिरकार मिस्र की सेना को शासन के खिलाफ जाने के लिए कैसे राजी किया। अलेक्जेंडर का दावा है कि क्रांति को समझने की कुंजी इन विभिन्न अभिनेताओं द्वारा मुबारक शासन पर लागू की गई द्विआधारित संरचना में है, जो इसे भ्रष्ट और पुराना रूप में चित्रित करती हैं और इस तरह व्यापक जनता को यह विश्वास दिलाती है कि यह मिस्र के समाज के लिए एक खतरा था। तो अगर हम ये मिस्र के रिवॉल्यूशन की बात करें तो इस पे जो अध्ययन रहा है वो जेफरी सी अलेक्जेंडर का रहा है। यहाँ पे इनके कुछ हम लोग कथन भी देखेंगे। तो एक कथन इनका आता है कि नव वामपंथी मार्क्सवाद रूढ़िवादी, अभद्र और अशिष्ट मार्क्सवाद को नकारता है, क्योंकि इस नए उपागम या सिद्धांत ने इतिहास में पुनः कर्ता को स्थान देकर उसे पुनः प्रतिष्ठित किया है, जिसे पारंपरिक मार्क्सवाद ने पूर्णतः भुला दिया था। ये अलेक्जेंडर के द्वारा कहा गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोट है, जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक कथन जो है इन्होंने पॉल कॉलोमी के साथ मिल के दिया है कि नव प्रकार्यवादी सिद्धांत की एक आत्म आलोचनात्मक धारा है जो इसकी सैद्धांतिक आत्मा को बनाए रखते हुए प्रकार्यवाद के बौद्धिक क्षेत्र में विस्तार करना चाहती है। यहाँ पे अलेक्जेंडर ने संरचनात्मक प्रकार्यवाद की जो समस्याएं हैं वो उन्होंने बताई है और उन्होंने कहा है कि जिससे कि नव प्रकार्यवाद को दूर करना है। वो समस्याएं कौन कौन सी हैं? व्यक्तिवाद विरोध, क्योंकि संरचनात्मक प्रकार्यवाद जो है एक ग्रैंड थ्योरी की बात करता है, तो व्यक्तिवादिता की बात नहीं करता है। तो व्यक्तिवाद विरोध, परिवर्तन का विरोध, रूढ़िवाद, आदर्शवाद तथा आनुभविकता विरोधी अभिनति आदि। तो ये कुछ है जो कि अलेक्जेंडर मानते हैं कि ये संरचनात्मक प्रकार्यवाद की समस्याएं रही हैं जो कि नव प्रकार्यवाद को दूर करना है। ओके। अलेक्जेंडर और कॉलोमी ने पुराने संरचनात्मक प्रकार्यवाद और नव प्रकार्यवाद में अंतर बताते हुए लिखा है कि पहले वाली प्रकार्यात्मक शोध किसी एक ऐसी अकेली अतिव्यापक सैद्धांतिक योजना से निर्देशित होती थी जिसमें विशिष्ट शोध के क्षेत्रों को किसी कसी हुई गठरी या
पैकेज में बांध दिया जाता था। इसके विपरीत नव प्रकार्यवादी आनुभविक शोध एक ऐसी ढीली ढाली गठरी है या पैकेज है जो किसी एक सामान्य तर्क द्वारा संगठित होती है और जिसमें विभिन्न स्तरों तथा विभिन्न अनुभवी क्षेत्रों में कई स्वायत्त और स्वतंत्र उद्भवन केंद्र और विभिन्नताएं होती हैं। नव प्रकार्यवाद की कुछ विशेषताएं इन्होंने बताई हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि नव प्रकार्यवाद किसी भी एक कारकीय निर्धारणवाद को अस्वीकार करता है, क्योंकि ये बहुकारकीय में विश्वास करता है, मल्टी फंक्शनल या मल्टी डायमेंशनल में बिलीव करता है। यह एक स्वतंत्र और बहुलवादी उपागम है। अगला पॉइंट ये कहते हैं कि नव प्रकार्यवाद प्रक्रिया और व्यवस्था दोनों को समान रूप से महत्व देता है। तो जो सिस्टम होता है और जो प्रोसेस होता है, इस दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए। नव प्रकार्यवाद विचलन और सामाजिक नियंत्रण दोनों को सामाजिक व्यवस्थाओं की यथार्थताएं मानता है कि जो विचलन होता है समाज में या जो सोशल कंट्रोल की बात हो रही है, ये दोनों की दोनों समाज में वास्तविकता है अर्थात पाई जाती हैं। नव प्रकार्यवाद संतुलन के तत्वों को भी महत्व देता है। इसमें गतिशील और आंशिक संतुलन को भी सम्मिलित किया गया है, जो रूढ़िवादी संरचनात्मक प्रकार्यवाद में नहीं था। नव प्रकार्यवाद पारंपरिक पार्सनवादी व्यक्तित्व, संस्कृति और प्रणाली के त्रिकोणीय व्यवस्था को स्वीकार करता है, किंतु इसके साथ ही इसमें यह भी माना जाता है कि इन व्यवस्थाओं का अंतर्वेधन अर्थात एक दूसरे से जो मिलना होता है वो तनाव को उत्पन्न करता है और जो परिवर्तन और नियंत्रण दोनों के सतत स्रोत हैं। अर्थात हम ऐसा नहीं है कि इसको हम इग्नोर कर सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। नव प्रकार्यवाद अमूर्तीकरण और सैद्धांतिकरण की स्वतंत्रता के विचार के प्रति प्रतिबद्ध है। इनका दो और कथन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि नव प्रकार्यवाद से अब मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। जिस नव प्रकार्यवाद की ओर जेफरी सी अलेक्जेंडर चले थे, आगे बढ़े थे, उसी से ये संतुष्ट नहीं रहे। तो इन्होंने खुद कहा कि नव प्रकार्यवाद से अब मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ, मैंने स्वयं अपने आप को उस आंदोलन से अलग कर रहा हूँ जिसे मैंने ही शुरू किया था। तो ये एक अलेक्जेंडर के द्वारा या जेसी अलेक्जेंडर के द्वारा कहा हुआ एक वेरी इम्पॉर्टेंट कोट है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक कोट इनका और है कि नव प्रकार्यवाद एक विकसित सिद्धांत की अपेक्षा एक प्रवृत्ति मात्र है। तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये एक कोई सिद्धांत नहीं है, एक कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक ये सिर्फ प्रवृत्ति है। इन्होंने नागरिक समाज के बारे में भी इन्होंने कहा है, सिविल सोसाइटी के बारे में, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो नागरिक समाज होता है वो अंतःक्रिया संस्थाओं और एकजुटता का क्षेत्र है जो अर्थव्यवस्था और राज्य के दायरों के बाहर जनजीवन को बनाए रखता है। अलेक्जेंडर ने विश्लेषण के 4 स्तर बताए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इन्होंने सामूहिक आदर्शवादी, सामूहिक भौतिकवादी और व्यक्तिवादी आदर्शवादी और व्यक्तिवादी भौतिकवादी, ये 4 इन्होंने बताया। तो सामूहिक हो और आदर्शवादी हो, वहीं पे सामूहिक हो और भौतिकवादी हो, फिर व्यक्तिवादिता की बात आ जाती है, व्यक्तिवादी हो और आदर्शवादी हो तथा व्यक्तिवादी और भौतिकवादी हो। ओके, इनके अब हम लोग कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द सोशिएटलाइजेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, चर्च पेडोफिलिया, फोन हैकिंग एंड द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये अमेरिकन सोशोलॉजिकल रिव्यू जो है उसमें इनका आर्टिकल छपा था, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सोशलाइजेशन ऑफ प्रोसेस प्रॉब्लम्स, चर्च पेडोफिलिया, फोन हैकिंग, ये आप लोग देख सकते हैं किस किस टॉपिक पे इनका रहा, एंड द फाइनेंशियल क्राइसिस पे। तो इन्होंने ये 3 टॉपिक को इसमें
फर्स्ट जो इनका आर्टिकल है उसमें मेंशन किया था। सेकंड हम लोग देखते हैं कल्चरल ट्रॉमा, ये इनके की टर्म में ही आप लोगों को पता चल चुका है। मोरालिटी एंड सॉलिडारिटी, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ होलोकास्ट एंड अदर मास मर्डर्स। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अगला देखते हैं द फेट ऑफ द ड्रामेटिक इन मॉडर्न सोसाइटी, सोशल थ्योरी एंड द थिएट्रिकल अवांट गॉडे, थ्योरी कल्चर एंड सोसाइटी। ओके, अगला है आइकॉनिक पावर। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए, इन्होंने जो आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस की बात की है, तो आइकॉनिक पावर एंड परफॉर्मेंसेस, द रोल ऑफ द क्रिटिक, आइकॉनिक पावर, मैटेरियलिटी एंड मीनिंग ऑफ सोशल लाइफ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जेफरी सी अलेक्जेंडर का है क्लिफोर्ड कीज एंड द स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट आइकॉनिक कॉन्शियसनेस, आइकॉनिक कॉन्शियसनेस की भी बात हम लोग डिस्कस किए अभी, उसके बारे में भी इन्होंने कहा है द मटेरियल फीलिंग ऑफ द मीनिंग, इन्वायरमेंट एंड प्लानिंग, दी सोसाइटी एंड स्पेस, इसमें ये पब्लिश हुआ था। ओके, और कुछ देख लेते हैं हम लोग इनके जो आर्टिकल हैं ऑन द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ मोरल यूनिवर्सल्स। ये आप लोगों को पूरा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस जो ये जेफरी सी अलेक्जेंडर के बाद जो इन टॉपिक दिया हुआ है ऑन द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ मोरल यूनिवर्सल्स, ऐसे ही आप लोगों को बस नोट कर लेना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अलेक्जेंडर जेफरी सी, यहाँ जैसे ही ख़त्म हुआ इसके बाद से नेम है कल्चरल प्रैग्मेटिक्स, सोशल परफॉर्मेंस बिटवीन रिचुअल एंड द स्ट्रेटेजी। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है फ्रॉम द डेप्थ ऑफ डिस्पेयर, परफॉर्मेंस एंड काउंटर परफॉर्मेंस ऑन सितंबर 11, ऐसे करके इनका एक आर्टिकल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दुर्खेम्स रिलीजियस रिवाइवल विथ फिलिप स्मिथ के साथ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हेबरमास न्यू क्रिटिकल थ्योरी, तो ये इन्होंने इस पे हेबरमास पे भी आर्टिकल लिखा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मल एंड सब्सटेंसिव वॉलंटरिज्म इन द वर्क ऑफ टलकट पार्सन्स, अ थ्योरेटिकल एंड आइडियोलॉजिकल री इंटरप्रिटेशन, तो ये अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू में पब्लिश हुआ था। मैं यहाँ पे इसलिए सारे के सारे मेंशन कर देती हूँ ताकि आप लोगों से कोई भी फैक्ट जो है वो मिस ना हो। बाकी ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना इसमें से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी ओन चॉइस है। ओके, इनकी बुक हम लोग देख लेते हैं। बुक तो ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसे थिंकर हैं जो कि आज भी हमारे बीच में हैं, और इनकी बुक्स जो है न्यू करके और पब्लिश होती रहती हैं, तो बहुत बार एग्ज़ाम में रिसेंट बुक पूछ दी जाती हैं। तो अभी जैसे कि ओबामा पावर इन्होंने लिखा है, ये आप लोगों को शायद नहीं पता हो कि ये अलेक्जेंडर की बुक है, लेकिन ये जेसी अलेक्जेंडर की बुक है ओबामा पावर। ये इन्होंने बेनेडिक्ट जवास्की के साथ मिलके लिखा हुआ है 2014 में। ओके, द डार्क साइड ऑफ मॉडर्निटी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2013 में लिखा हुआ है। ट्रॉमा और सोशल थ्योरी, ये 2012 की बुक है। परफॉर्मेटिव रिवोल्यूशन इन इजिप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, एंड एसे इन कल्चरल पावर, तो ये जो है 2011 में इनकी बुक आई थी। परफॉर्मेंस एंड पावर, इंटरप्रिटेटिंग क्लिफोर्ड कीज, कल्चरल इन्वेस्टिगेशन ऑन सोशल साइंसेस, तो ये जो है ये पालग्रेव मैकमिलन में पब्लिश हुआ था। ये पब्लिश का जो है एडिट किया गया है फिलिप स्मिथ और मैथ्यू नॉर्टन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट बुक देखते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिक्स, ओबामास विक्ट्री एंड द डेमोक्रेटिक स्ट्रगल फॉर द पावर। ओके, द न्यू सोशल थ्योरी रीडर, ये एक बुक है, ये स्टीवन सेडमैन के साथ मिलके लिखा गया है 2008 में। अ कंटेम्प्रेरी इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, कल्चर एंड सोसाइटी इन ट्रांजिशन, ये केनेथ थॉमसन के साथ मिलके 2008 में पब्लिश किया गया है। ओके, कुछ और हम लोग बुक देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक इनकी द सिविल स्फेयर
2016 में आई थी। ये पुरानी किताबें जो हैं वो आप लोगों को पता होंगी, क्योंकि जो बुक्स होती हैं पुरानी बुक्स हैं उनमें ये ज़रूर दिया गया है, बट जो न्यू बुक्स मैंने बताया उससे ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, सोशल परफॉर्मेंस, सिम्बॉलिक एक्शन, कल्चरल प्रैग्मेटिक्स एंड रिचुअल। ओके, नेक्स्ट बुक द कैम्ब्रिज कंपेनियन टू दुर्खेम, cultural trauma and collective identity. Next book, The Meaning of Social Life, कल्चरल सोशियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट और आज की ये हम लोग लास्ट बुक देखते हैं, नरेटिंग ट्रॉमा ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कलेक्टिव सफरिंग। तो ये कुछ इनकी बुक्स थी। अभी हम लोग इनके फ्रंट पेज कवर जो है वो हम लोग देख लेते हैं। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके ओके, तो इनकी बुक है रिमेंबरिंग द होलोकॉस्ट। ये आप लोग देख सकते हैं, 1 मिनट। हाँ, रिमेंबरिंग द होलोकॉस्ट, ये इनकी बुक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। द सिविल स्फेयर, द मीनिंग्स ऑफ सोशल लाइफ। नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं, कल्चरल सोशियोलॉजी, ट्रॉमा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। परफॉर्मेंस एंड पावर, व्हाट मेक्स अ सोशल क्राइसिस, ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि वहाँ पे भी मेंशन नहीं है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं, द सोशलाइजेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, ये इनके आर्टिकल है, उस पे ये बुक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द डार्क साइड ऑफ मॉडर्निटी, ओबामा पावर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जेफरी सी अलेक्जेंडर एंड बैंडेटन, क्या है, हाँ, बैंडेट एंड जॉर्स्की। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये 2 थिंकर जो हैं वो मिलके लिखे हुए हैं। ओके, आइकॉनिक पावर, द परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिक्स, एक्शन एंड इट्स इन्वायरमेंट। नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं, दुर्खेमियन सोशियोलॉजी एंड कल्चरल स्टडीज़, ये एक बुक है। रियल सिविल सोसाइटीज़, ये एक बुक है। ओके, यहाँ पे 2 इमेज जो है वो क्लियर नहीं मेंशन हो रहा है, मैं ट्राई करती हूँ इसको। बाकी हम लोग यहाँ पे और भी कुछ किताबें पहले देख लेते हैं। द मॉडर्न रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ क्लासिकल थॉट, टालकट पार्सन्स। ओके, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कल्चरल ट्रामा एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी, बुक का नाम यहाँ लिखा हुआ है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, 20 लेक्चर्स, ये आप लोग बुक देख सकते हैं। कल्चर एंड सोसाइटी कंटेम्प्रेरी डिबेट्स, तो ये कुछ बुक्स हैं। कुछ इमेजेस जो हैं वो नहीं यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, मैं ट्राई करती हूँ कि वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं, न्यू फंक्शनलिज्म एंड आफ्टर करके, ये इनकी एक बुक है। 1 मिनट, इसको मैं हटाती हूँ। तो ये आप लोगों को दिख रहा है, न्यू फंक्शनलिज्म एंड आफ्टर करके है। ओके, यहाँ पे एक बुक और मिस हो गई थी। हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, परफॉर्मेटिव रिवॉल्यूशन इन इजिप्ट एंड एसे इन कल्चर पावर। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जेफरी सी अलेक्जेंडर जो हैं वो सिर्फ न्यू फंक्शनलिज्म के लिए नहीं जाने जाते हैं, बल्कि कल्चर सोशियोलॉजी के लिए भी उतने ही जाने जाते हैं। इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है कल्चर सोशियोलॉजी को लेके। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनमें आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी कुछ हेल्प करेगा। और यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।